आइडियल गैसेस का ये नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। ऑफ एन आइडियल गैस। P is equals to 1/3 रो, और इस तरह से मैंने लिखा है c², where rho is the density c² is the mean square speed of molecules. That is called mean square speed of molecules. Now we have its derivation. अब इसकी बेटा हमारे पास एक डेरिवेशन है। कंसिडर a cube. Each of side L, ये साइड लेंथ है, each side is of length L. This face AB CD and opposite face PQ RS. These are the two opposite faces of cube. I consider this side, this face as ABCD. And I consider this side as PQRS. Write down. Consider a cube of side L. A molecule of gas of mass m, एक गैस मॉलिक्यूल है जिसका मास m है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्टार्ट में ये गैस मॉलिक्यूल जिसका मास m है, ये गैस मॉलिक्यूल इस फेस पे मौजूद है। दिस गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m is at the side of the cube ABCD. A molecule of gas of mass m is at side ABCD and it moves with
horizontal speed cx to side PQRS and rebounds to ABCD। ये गैस मॉलिक्यूल इस पॉइंट से यहाँ तक जाता है और ये मॉलिक्यूल यहाँ से कोलाइड करके वापस आता है। अब अभी तक इस डेरिवेशन में मैंने जो वेरिएबल इस्तेमाल किए वो साइड क्यूब की लेंथ L है। स्मॉल m सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मास m है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास, और मॉलिक्यूल की स्पीड cx है। x का मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड। नाउ स्टेप 1, ये डेरिवेशन कंप्लीट स्टेप में होगी। स्टेप 1, स्टेप 1 में आप करेंगे सबसे पहले चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल है, as it collide and rebound। डेल्टा P is equals to चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला mv माइनस ये मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का मास m, फाइनल स्पीड cx माइनस इनिशियल स्पीड माइनस cx। ये माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, दिस माइनस ये फॉर्मूले का चेंज की वजह से, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम में आपने कहा था कि जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो, एएस फिजिक्स में याद रखें, जब कोलिजन के बाद डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उसमें मोमेंटम ऐड होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो चेंज के लिए आप ऐड करेंगे m प्लस cx, that will be 2mx। change in momentum is 2mx। point number 2, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। point number 2, time for molecule to move from ABCD to PQRS and return, to ABCD। ये मॉलिक्यूल बेटा ABCD से सामने वाली वॉल पे गया, डिस्टेंस कितना कवर किया L, और यहाँ से जाने के बाद वापस आया तो डिस्टेंस कितना कवर किया L। तो इसका मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस है 2L डिवाइडेड बाय T। क्योंकि टाइम किस चीज़ का है, टाइम सिर्फ कोलाइड का नहीं है, टाइम जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ वापस आने तक का टाइम। तो इस टाइम में जाना और वापस आना दोनों शामिल है। तो जाने का डिस्टेंस L, वापसी का डिस्टेंस L, तो टोटल डिस्टेंस 2L।
जब आप टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी को सब्जेक्ट बन के ये हो गया 2L डिवाइडेड बाय CX। स्टेप 3, force of gas molecule on the wall AB as it returns। फोर्स इज द, जब वापस आके ए बी वॉल पर स्ट्राइक करता है तो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा पी तुमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये रहा डेल्टा पी 2mcx। टाइम तुमने यहाँ कैलकुलेट किया है 2mcx divided by time 2L upon CX। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे सो दैट बिकम्स दिस, 2 से 2 कैंसिल, mcx स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। रिटर्न आने के बाद जिस वॉल पर इसने हिट किया है, पूरा सीक्वेंस है शुरू से आखिर तक, तो तुम्हें इसका ग्रिप शुरू से आखिर तक करना होगा। थोड़ा सा बीच में ही बता दूं कि तुमसे एग्ज़ाम में पूरी कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करा पूछेगा, वो तुमसे बीच बीच के स्टेप्स पूछेगा, मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी। तो आपने पूरी डेरिवेशन नहीं रटनी है, मगर ये डेरिवेशन हो कैसी रही है इसको समझना है। क्योंकि मुझसे किसी ने कहा सर इतनी लंबी डेरिवेशन है ये, तो इसमें तो इतना टाइम लगेगा, तो पूरी डेरिवेशन नहीं पूछेगा वो आपसे। आपने अभी जो कैलकुलेट किया वो बताया कि वॉल वापस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल आकर जब वॉल ABCD पर हिट करेगा तो उस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी। ओके, अगर इस वॉल ABCD पर मॉलिक्यूल वापस आके हिट करता है तो फिर उसी वॉल पर प्रेशर भी एक्सर्ट होगा। मेन तो प्रेशर है मेरा टारगेट, और अगर प्रेशर एक्सर्ट होगा तो वॉल का एरिया ABCD वॉल क्यूब की साइड है, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू L क्या हो गया, L स्क्वायर। स्टेप 4, नाउ इसे pressure exerts on the wall by gas molecule। स्टेप 4 में हम प्रेशर देखेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपने लिखा है बेटा ऊपर की डेरिवेशन में mcx स्क्वायर डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय एरिया की जगह लिख सकता हूँ L स्क्वायर। एरिया लेंथ इनटू लेंथ यानी L स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है, हर साइड की लेंथ सेम है। प्रेशर इज इक्वल्स टू mcx स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये L स्क्वायर 1 अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा। L स्क्वायर और L मल्टीप्लाई होके क्यूब के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट L क्यूब जो है वो बेसिकली वॉल्यूम के इक्वल होगा।
सो प्रेशर इज इक्वल्स टू m cx स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब सुने, यहाँ पर आकर मैं स्टक हो गया। वजह, प्रॉब्लम बताएगा कोई? अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, कोई अगर समझ सके तो। शुरू से स्मॉल m चल रहा है, क्या? किसका? एक मॉलिक्यूल का। स्मॉल m है, याद रखना, मास एक मॉलिक्यूल का। मगर बेटा जो आपने अभी लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ करके वॉल्यूम निकाला है, तो वॉल्यूम है तुम्हारे पास पूरे कंटेनर का। तो किसी ने मुझे यहाँ पर मशवरा दिया कि सर मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, आप डेंसिटी को रिप्लेस कर दें। मैंने कहा कैसे, क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर एक मॉलिक्यूल का मास है तो डेंसिटी भी एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के लिए होगी। पूरे कंटेनर की डेंसिटी चाहिए तो फिर पूरे कंटेनर के गैस मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो जब मैं पूरे कंटेनर का वॉल्यूम रख सकता हूँ, यहाँ मास एक मॉलिक्यूल का है और वॉल्यूम पूरे कंटेनर का है, डेंसिटी तो नहीं रखी जाएगी, है ना? तो फिर सुने, यहाँ से मैं अगली बात करूँगा। स्टेप 5 बेटा सुनना, एक बात ये समझें कि अगर ये आपके पास कंटेनर है और अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि लेट्स से ये कंटेनर में ये देखा ज़रा, इस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, है ना? अब जब मैं कह रहा हूँ इसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, तो लेट्स से जो तुमने कंसिडर किया अटेंटिवली, सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल है, ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल है, ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल है, इसी तरह से ये मॉलिक्यूल है, इसी तरह से ये मॉलिक्यूल है। इसका मतलब एक वॉल से लेके दूसरे वॉल तक लेट कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझे जरा मैं क्या कह रहा हूँ? लेट N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in the container, then total mass of gas, मास को सॉल्व करते हैं। टोटल मास ऑफ गैस कितना हो जाएगा भाई? कैपिटल M, विच इज कैपिटल M चलो ये लिख लेता हूँ पहले, रुक जाओ। लेट N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, देन द टोटल मास ऑफ द गैस, देन द टोटल, बल्कि ये लिख लो, द टोटल, रुको, देन द टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस, देन द टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इज, अब सामने देखो ऊपर वाला फैक्टर जो लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में, P, अगर मैं इसको कह दूं इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m cx स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। सपोज करो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल का मास 5 ग्राम है और इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1000 हो गया n। तो मुझे बताओ टोटल प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे? अगर एक का मास m है तो तुम कहोगे एक के प्रेशर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, यस और नो?
तो मैंने कहा कि अगर तुमने एक मॉलिक्यूल का प्रेशर निकाला था, वो था ऊपर इक्वेशन 1 की डेरिवेशन। उस इक्वेशन 1 की डेरिवेशन को अगर आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो फिर 1000 मॉलिक्यूल्स का प्रेशर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि सो P इज इक्वल्स टू, अभी देखो ऊपर वाली डेरिवेशन ही लिख रहा हूँ, P इज इक्वल्स टू NM CX स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। नाउ मुझे बताओ, अब मैं लिख सकता हूँ कैपिटल M इज इक्वल्स टू N इंटू M। कैपिटल M इज द मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। एक मॉलिक्यूल का मास 5 ग्राम है, 1000 मॉलिक्यूल्स हैं n, तो टोटल गैस मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी n मल्टीप्लाई बाय m। तो इसका मतलब प्रेशर का फॉर्मूला आपका बन गया अभी तक कैपिटल M CX स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। बेटा लिसन केयरफुली, अब यहाँ पर इस स्टेज पे मुझे ये बताएं, एज देयर आर, समझना, एज देयर आर n number of molecules which travels horizontally in container, so their average या मीन स्क्वायर स्पीड बिकम्स ये। अभी तक हमने एक मॉलिक्यूल के लिए CX कहा, मगर मैं कह रहा हूँ यहाँ तो 1000 मॉलिक्यूल हैं, तो 1000 मॉलिक्यूल में भाई ज़रूरी नहीं है सबकी स्पीड एग्जैक्टली सेम हो सकता है एक मॉलिक्यूल की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, एक की स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड होगी, एक की स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड होगी, एक की स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड होगी। तो अगर थोड़ी सी स्पीड ऊपर नीचे होगी तो जाहिर है अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो तुम्हें उस 1000 मॉलिक्यूल्स का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको, ये ब्रैकेट इस तरह से कहलाता है, ये जो मैंने लिखा है ये सिंबल है बेटा, याद रखना, ये सिंबल है, आज के बाद दिमाग में बिठा लें, ये है मीन का सिंबल, एवरेज, इसको कहेंगे एवरेज। एक सिंगल मॉलिक्यूल था तो CX चलेगा, मगर एवरेज के लिए आपको CX लिखना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से एक और पॉइंट सुने, ऑल्सो M क्या है? टोटल मास ऑफ गैस। V क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि कंटेनर के अंदर है तो वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मैं इसको कह सकता हूँ किससे? रॉ से। और अब ये रॉ क्या हो गई? डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल आ गए इसमें। तो मुझे बताएं, सो एक्चुअल प्रेशर बिकम्स P इज इक्वल्स टू, अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम की जगह डेंसिटी और CX स्क्वायर की जगह मीन CX स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 2। ये आपका था स्टेप 5। स्टेप 5 से पहले स्टेप 4 तक हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, स्मॉल m चल रहा था। स्मॉल m का मतलब पूरे
थर्मल फिजिक्स में याद रखना, स्मॉल m का मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। स्टेप 5 में तुमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की। बेटा जब आपने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की तो फिर तुमने कहा अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सोचो, तो फिर टोटल उनका मास कैपिटल M हो गया और फिर उनकी टोटल स्पीड भी एवरेज स्पीड लिखनी पड़ेगी। तो मैंने फिर एवरेज स्क्वायर स्पीड लिखी। नेक्स्ट नंबर 6, अगला पॉइंट सुने जरा। ये आपने कंटेनर मार्क किया बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा सामने देखो। तुमने कहा ये कंटेनर है, फिर बेटा आपने कहा कि इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। तुमने कहा कि सर इस कंटेनर में हमने एज्यूम किया कि ये एक गैस मॉलिक्यूल नहीं है, इस तरह से n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नाउ टेल मी, अगर ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरह से मूव कर रहे हैं तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ एक्स एक्सिस में मॉलिक्यूल होंगे? क्या मॉलिक्यूल सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे होंगे? आप कहेंगे नो। तो मैं कहूँगा फिर, तो आप कहेंगे जिस तरह से मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं ऐसे ही मॉलिक्यूल बिल्कुल वर्टिकली भी मूव करेंगे, अप एंड डाउन। यस और नो? फिर मैंने कहा कि क्या मॉलिक्यूल सिर्फ वर्टिकली मूव करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, ओरिजिनली तो 3 डायमेंशन होते हैं। तो फिर एट द सेम टाइम मॉलिक्यूल्स 3rd डायमेंशन में भी मूव करेंगे, मतलब अब मॉलिक्यूल्स z एक्सिस में भी मूव करेंगे। लिखिएगा एक पॉइंट यहाँ पे, let the molecules move let the molecules move with speed cx. Molecules move with speed cx. In horizontal direction, and the molecules move with speed cy in vertical direction, and the molecules move with speed cz in z axis। टोटल 3 डायमेंशन हैं। और ये तीनों की एवरेज आपने ऊपर कैलकुलेट की थी, ऊपर एवरेज ही तो थी। सो द कंबाइंड average square speed is given as ये आ गया टोटल सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर।
सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। Since speed is same in all planes, स्पीड सेम है हर प्लेन में, मतलब जहाँ पर जो स्पीड सी एक्स में है वही स्पीड सी वाई में है, वही स्पीड सी जेड में है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। तीनों को अलग अलग क्यों करें, तीनों को सेम कह दें। तीनों की कंबाइंड एवरेज स्पीड ये हो गई, और 1/3 सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। Put it in equation 2. इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन 2 ये थी, सी एक्स स्क्वायर था, पी इक्वल्स टू रो सी एक्स स्क्वायर था, और सी एक्स स्क्वायर ये हो गया, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज द मीन, बेटा एक मिनट सामने देखें, मीन स्क्वायर स्पीड of gas molecules. ये आपके पास प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस इन अ कंटेनर, आइडियल गैस इन अ कंटेनर कि ये कंप्लीट डेरिवेशन है। नाउ अब सुनिए एक बात, इस डेरिवेशन पर बात सुनना मेरी बेटा अटेंटिवली। इस डेरिवेशन की बेस पर, और अब सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली इसी डेरिवेशन से स्टार्ट होंगे। आइडियल गैस में मेन इक्वेशन तुम्हारी ये है। अब इस डेरिवेशन पर मैं पहला क्वेश्चन सामने रखता हूँ, देखना ज़रा गौर से। यहाँ पर अब डिफरेंट केसेस हैं। अब जितने भी केसेस होंगे, मेरी बात सुने प्लीज़, जितने भी केसेस होंगे वो सारे के सारे केसेस स्टार्ट होंगे P = 1/3 रो सी स्क्वायर से। स्टार्ट उनका यही होगा, स्टार्ट यही होगा। देखते जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। केस 1 सुनो, प्रेशर का फॉर्मूला है आपको पता है 1/3 रो सी स्क्वायर। अब बेटा मुझे एक बात ये बताओ सामने देख के कि अगर वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे डेंसिटी है, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे बताएं इस ग्राफ का ग्रेडियंट
y अपॉन x होता है। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट जब y अपॉन x यानी प्रेशर अपॉन डेंसिटी होगा तो ये बनेगा 1/3 रो सी स्क्वायर। सही है। अब सवाल सुनना, सामने देखते रहना, कोई कैलकुलेटर उठाना। मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया कि यहाँ पर इसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, जिस वक्त पास पेपर सॉल्व करते हैं उस वक्त आप लोग नोट्स में देखेंगे हमने क्या किया है, क्योंकि ये सारा पास पेपर से कनेक्टेड है। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू है, सुनो, 2 × 10⁻³ डेंसिटी से दे दी 1.8। वाई एक्सिस की वैल्यू मैंने लिखी है 2 × 10⁻³ डेंसिटी दे दी 1/8। अब वो आपसे कह रहा है, समझना पहले क्या कह रहा हूँ मैं, वो कह रहा है तुमसे कि कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। पहले तो बेटा ये समझ लो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या है। ये जो आपने ऊपर सी स्क्वायर लिखा है, ये जो लिखा है, सामने देखना था, 1 मिनट स्टॉप राइटिंग, सामने देखिए, ये जो आपने लिखा है इसको आपने कहा मीन स्क्वायर स्पीड। यस और नो? मुझे एक बात ये बताओ कि अगर मैं इस मीन स्क्वायर स्पीड का अंडर रूट ले लूँ तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ओनली ये दिस। इसको हम फिज़िक्स में कहते हैं रूट, यानी स्क्वायर रूट ले लिया आपने, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तुम कहो सर इसका मतलब इसको आप एवरेज स्पीड कह लें, सिंपली इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं, ये तो एवरेज स्पीड है एक्चुअली, स्क्वायर रूट ले लिया तो सिर्फ स्पीड बच गई, वो एवरेज स्पीड है। मगर ये मशहूर इसी नाम से है, इसको आप कहेंगे CRMS। अब आज के बाद याद कर लेना, मैंने कहा C का मतलब स्पीड, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब जो प्रेशर के फॉर्मूले के अंदर सी स्क्वायर है उसने उसका डेरिवेशन, उसका स्क्वायर रूट ले लिया है। जो प्रेशर के अंदर फॉर्मूला है उस पर जो सी स्क्वायर है उसका इसने स्क्वायर रूट ले लिया है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आपके पास आंसर आया है वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब वो तुमसे ये मांग रहा है, ओनली दिस। तो मुझे बताएं, सिंपल है, कैलकुलेटर उठाओ। आप कहोगे कि असल में प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 रो सी स्क्वायर। प्रेशर की वैल्यू 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 इधर आ गया और डिनोमिनेटर में डेंसिटी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सी स्क्वायर बच गया। इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, बताना कितना आ रहा है। ये आपने कैलकुलेट की सी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 3333। सही है, इसका स्क्वायर रूट ले लो, कितना 57। 57.7 57 पॉइंट, सही है ना, तो 58 कह लो ना उसे, राउंड ऑफ 2 SF में, मीटर पर सेकेंड। याद रख लें आज के बाद कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब RMS होगा, और RMS का मतलब आपने स्क्वायर का रूट ले लिया है, स्क्वायर ख़त्म कर दिया है। और CRMS का मतलब है एवरेज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस की स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर।
ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस। अभी तक जो हमने मेन डेरिवेशन की हैं थर्मल में या मेन इक्वेशंस पढ़ी हैं वो ये पढ़े। फिर इसके साथ जो साइड फार्मूलाज पढ़े हैं तुमने वो पढ़े। नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं कैपिटल N अपॉन Na, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं मास अपॉन mR के। कैपिटल M इज द मास ऑफ गैस, mR इज द मॉलिक्यूलर मास। अब सुनो, इन डेरिवेशंस की बेस पे वो आपसे अलग अलग कैलकुलेशन करवाएगा। सुनना मेरी बात और बहुत ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाओ, तो सुनो, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास आ गया केस 2। अब जितने फॉर्मूलाज तुमने पढ़े हैं उनको हम यूज़ करेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, पूरे गैस की बात हो रही है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, टोटल गैस की बात हो रही है। सुनो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमने कहा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ, टोटल गैस की बात हो रही है, m, टोटल गैस की बात हो रही है, मीन स्क्वायर स्पीड, गैस की बात हो रही है, तो फिर नॉर्मल स्पीड थोड़ी लोगे, मीन स्क्वायर स्पीड लोगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। असल फॉर्मूला ये बनता है। अब मुझे ये बताएं कि इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन होगी, वो मॉडिफिकेशन क्या क्या होगी ये सुनना ज़रा गौर से। यहाँ पर ये पहला बेसिक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। अगर काइनेटिक एनर्जी का ये पहला बेसिक फॉर्मूला है तो ये किसके बराबर होगा? इसको इक्वेट करेंगे आप किसके, तो फिर वो आपसे डेरिवेशन भी मांगेगा। सबसे पहले सिंस P इज इक्वल्स टू, सामने देखो, P इज इक्वल्स टू 1/3 रो c², क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3p क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी किसके बराबर हो गया भाई? c²। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 कैपिटल M क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 3p/ρ। ये बन गया 3pm/2 ρ काइनेटिक एनर्जी। अगर तुम्हें वो मीन स्क्वायर स्पीड नहीं देता बल्कि तुम्हें प्रेशर ऑफ द गैस दे देता है, तो प्रेशर ऑफ द गैस के लिए आप ये फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिर दोबारा रिप्लेस करूंगा एक और से, सामने देखते रहना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, बल्कि मेन वाली को कोई इक्वेशन 1। अब ये हो गई 2। नाउ लिसन,
सिंस P इज इक्वल्स टू बेटा 1/3 रॉ सी स्क्वायर होता है। अब मुझे बताएं इस डेरिवेशन में P इज इक्वल्स टू 1/3, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो डिनोमिनेटर में 3 और v लिखा हुआ है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3PV इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। यस और नो? अगर यहाँ पर आपने ये रख दिया तो फिर इसको MC स्क्वायर, इसको MC स्क्वायर में रख दें। पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 MC स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 MC स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई? 3PV। फॉर्मूला क्या बन गया? 3/2 P इंटू V। देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम सारी। एक पार्ट आपका ये हो गया था यहाँ तक। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज बता रहा हूँ। केस 2 में काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज अलग अलग बनेंगे। काइनेटिक एनर्जी का पहला तुमने फार्मूला बनाया, उसके बाद आगे मैंने लिखा दोबारा प्रेशर को अगर स्टार्ट करें यहाँ से तो प्रेशर को स्टार्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुमने 3PV = MC स्क्वायर की इक्वेशन को इक्वेशन 1 में रख दिया तो काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आ गई। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये इसके बराबर है, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेंस PV किसके बराबर होता है? nRT। PV = nRT। अगर PV = nRT है तो मुझे इसको यहाँ पर रिप्लेस करके बताओ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3/2 nRT। 3/2 nRT यानी काइनेटिक एनर्जी का एक ये फॉर्मूला बन गया। नंबर 3, जितने फॉर्मूलाज बनते जाएंगे मैं मार्क करते जाऊंगा, देखते जाना ज़रा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 nRT। लिसन, आपने यहाँ बताया 3/2 PV, मैंने कहा फिर आगे 3/2 nRT। बात नहीं। What is N? Number of moles of gas. R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखना, टेम्परेचर। मगर ये टेम्परेचर, रिमेंबर, ये टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, क्योंकि PV = nRT में थर्मोडायनामिक टेम्परेचर चलता था। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का मतलब इन केल्विन। ये कहाँ पर अप्लाई होगा? सुन लो, किसी कंटेनर में गैस है 30 डिग्री पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है, तो अगर टेम्परेचर 80 डिग्री हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वहाँ पर ये डायरेक्ट रेशो लगाओगे।
समझ आ रही बात? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब सुने अगला पॉइंट। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड थी, फिर दोबारा आऊँगा वापस अभी काइनेटिक एनर्जी पे। अभी ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड ये पॉइंट्स थे। अब सुने केस 4। ये केस 2 सॉरी केस 3 है ये। अब केस 3 में देखो, वो एक डेरिवेशन से दूसरी डेरिवेशन कैलकुलेट करवाएगा। फ्रॉम पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। वेयर एन क्या बेटा? कैपिटल एन अपॉन एन ए लिख सकता हूं, यस और नो? अगर कैपिटल एन अपॉन एन ए लिख सकते हैं तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी वी इज इक्वल्स टू, जवाब दो, पी वी इज इक्वल्स टू पी वी इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए इंटू आर टी। अब सुनो, पी वी इज इक्वल्स टू कैपिटल एन, ये जो आर है अपॉन एन ए। दिस, लिसन मैं क्या कह रहा हूं, आर अपॉन एन ए इज कॉल्ड के। के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और मुझे बताओ के की वैल्यू क्या होगी जो आर अपॉन एन ए की है? कैलकुलेटर उठाना। आर की वैल्यू बेटा 8.31 डिवाइडेड बाय एन ए की वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यह आपके पास आ गया 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जूल्स पर केल्विन यूनिट। और अगर इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को इक्वेशन में ऊपर रख दो तो आपके पास अल्टीमेटली एक नई इक्वेशन बन गई, पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी। ये अगली इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी। केस 4। अब सुने, वो आपसे कहेगा, मैंने आपको कहा कि देखो एक डेरिवेशन से दूसरी डेरिवेशन मांगेगा। वो आपसे कहेगा केस 4 में फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ kinetic energy of gas, comma, show that kinetic energy of a gas molecule
इज गिवन एज के इज इक्वल्स टू 3/2 KT। अब के बता चुका हूँ, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो एक प्रॉब्लम है, इधर सामने देखना और इसको इग्नोर नहीं करना भाई। थर्मल फिजिक्स में, सुने मैं क्या कह रहा हूँ, थर्मल फिजिक्स में स्मॉल m और कैपिटल M में बहुत बड़ा फ़र्क है। थर्मल फिजिक्स में स्मॉल m का मतलब होगा बेटा मास ऑफ एक मॉलिक्यूल। थर्मल फिजिक्स में कैपिटल M का मतलब होगा मास ऑफ होल गैस। अब वो होशियार क्या कह रहा है समझो, वो कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस से स्टार्ट करो और एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाओ। स्टार्ट कहाँ से करो? पूरी गैस से। बताओ किसकी? एक मॉलिक्यूल की। तो सुनो, आसान है, सिर्फ स्टेपिंग याद रखनी है। सामने देखना, सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन एज, जो हमने केस 2 में स्टार्ट में लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ कैपिटल M c²। यहाँ तो बेटा मैं कैपिटल M लिखूंगा ना, टोटल गैस की बात हो रही है, सही है? या तो बात ठीक है? अब सुने, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज गिवन एज, एक और तुमने डेरिवेशन की थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ये देखो, यहाँ भी हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात थोड़ी कर रहे थे, हम तो पूरी गैस की बात कर रहे थे। स्टेप 3 में देख कि ये मैंने इक्वेशन 3 लिखी है। इक्वेशन 3 में तुमने डेरिवेशन ये निकाली थी ना, प्रेशर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 nRT। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन एज, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या था? 3/2 nRT। सामने देखना ज़रा, सामने देखना ज़रा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, कंबाइन अबव इक्वेशंस, तो बेटा 1/2 कैपिटल M c² इक्वल्स टू 3/2 nRT। मुझे एक बात तो बताओ, सारी डेरिवेशंस आप ऊपर कर चुके हैं, इसलिए पुराने सारे फॉर्मूले याद रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक नंबर पॉइंट जो मैं यहाँ लिखूँगा वो कि कैपिटल M बराबर होता है कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। यस और नो? शुरू में बताया था प्रेशर की डेरिवेशन में, टोटल गैस का मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा ज़रा, 1/2 में कैपिटल M की जगह क्या लिख सकते हो? कैपिटल N, बोलो कैपिटल N, स्मॉल m c² इक्वल्स टू 3/2 nRT। n कौन है? n कौन है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? n/Na। यस और नो? तो मैं यहाँ पर भी n/Na को रिप्लेस कर दूँ, RT
अब मुझे बताएं A2 में डायरेक्ट कैपिटल एन कैंसिल, लेफ्ट साइड पे आपके पास बच गया क्या 1/2, जवाब देना क्या बचा 1/2 स्मॉल एम सी स्क्वायर, स्मॉल एम सी स्क्वायर बचा ना बेटा, यस और नो, स्मॉल एम सी स्क्वायर, स्मॉल एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या बचा 3/2 R/N/A, जल्दी से बताना, अभी अभी तुमने ऊपर पढ़ा है, यस अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि R/N/A इज इक्वल्स टू व्हाट K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 3/2 R/N/A को क्या लिख दूं K T, 3/2 K T, लेफ्ट साइड पे कौन है 1/2 स्मॉल एम सी स्क्वायर, स्मॉल एम सी स्क्वायर का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kT, यह है डेरिवेशन। तो फिर अगली बात भी सुने, इसी की कंटिन्यूशन है, अभी ये केस ख़त्म तो हो गया बट एक पॉइंट इसे रिजल्ट इसका एक पॉइंट है, इसके रिजल्ट में मैं ये कह सकता हूँ, सामने देखना, अभी ये तुमने लिखा उसके हिसाब से बेटा 1/2 m सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kT, और अगर मैं कह रहा हूँ बेटा इसको 3/2 kT, तो मुझे बताओ बाकी सब कांस्टेंट हैं, तो सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ये एक और रिलेशन आ गया। क्योंकि 1/2 m मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, 3/2 K भी कांस्टेंट है, इसका मतलब सी स्क्वायर मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि C RMS उसको लिख सकता हूँ, देखो C को आपने लिखा है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसको कि C RMS इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √, टेम्परेचर, मगर ये √ टेम्परेचर केल्विन में होगा, ये क्वेश्चन में आएगा, ध्यान में रखना, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, और उस पर रेशो लगा दो। मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 18 मीटर पर सेकेंड एट 40 डिग्री सेल्सियस, what will be the mean square speed of same gas molecule at 90 डिग्री सेल्सियस। तो पहले दोनों सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273.15 ऐड करके, और फिर रेशो लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर याद रखना, CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव, अब यहाँ डेरिवेशन हो गई, यहाँ पासवर्ड के क्वेश्चन आएंगे, मगर उससे पहले एक पार्ट आपसे पूछेगा, वो डिफाइन काइनेटिक थ्योरी, डिफाइन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेटा, ये आपके पास रिपीटेडली 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लिखिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस refers to a set of basic assumptions related to the movement and behavior of ideal gas molecules. द बेसिक अजम्पशन है ये कि आइडियल गैस के लिए आप क्या क्या एज्यूम करते हैं। जो आपने ऊपर प्रेशर की डेरिवेशन की थी मोमेंटम वाली, फोर्स वाली, फिर प्रेशर निकाला था, वो आइडियल गैस के लिए था। और उस आइडियल गैस के पूरी डेरिवेशन में कुछ अजम्पशंस थी जब वो डेराइव होगी। वो अजम्पशंस क्या हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करें। द बेसिक अजम्पशंस आर नंबर 1, gas molecules are in continuous random motion. There is negligible intermolecular forces. There is negligible intermolecular forces of attraction. There is negligible intermolecular force of attraction. Between ideal gas molecules. बेटा वो आपसे पूछेगा, आइडियल गैस के बारे में नहीं पूछेगा, मगर वो आपसे कहेगा कि व्हाट इज़ द रियल गैस, रियल गैस क्या होती है। तो तुम जितने पॉइंट्स आइडियल गैस के लिए लिख रहे हो उसके ऑपोजिट पॉइंट्स को लिखोगे तो वो रियल गैस बन जाएगी। रियल गैस में मॉलिक्यूल्स की आपस की कोलिजन होती है। मेरी बात सुने, मैं हर चीज़ नहीं लिखवा पाऊँगा। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें ध्यान रखना होगा मैंने क्या बताया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नोट्स में नहीं लिखी होगी, मगर अगर आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ा है तो आप जवाब दे देंगे। आइडियल गैस में आप कहते हैं मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन नहीं होती, बल्कि मॉलिक्यूल्स के सिर्फ वॉल के साथ कोलिजन होती है।
रियल गैस में मैं बोलूँगा तो मैं कहूँगा मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन होती है और वॉल्स के साथ भी होती है। आइडियल गैस कहती है कि भाई ये जो आपस में गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं ये इलास्टिक कोलिजन होती है, एनर्जी लॉस नहीं होती आइडियल गैस में। मगर तुम कहोगे रियल गैस में देयर मस्ट बी एनर्जी लॉस। जब कोई टकराएगा तो हीट होगी, तो हीट की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस तो मस्ट होगा, रियल गैस में होगा, आइडियल में नहीं। आइडियल में एज्यूम करते हैं कि एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल नहीं हो रहा। आइडियल गैस में हम एज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, एज़ कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। पॉइंट नंबर 3 लिखना। पॉइंट नंबर 3, ये अजम्पशंस हैं, याद रखेंगे सब। वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल as compared to volume of container। नंबर 4, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4, गैस मॉलिक्यूल्स परफॉर्म perfectly elastic collision with the wall of container। with the walls of container। और जिसकी वजह से तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, एक्चुअली हम कहते हैं गैस मॉलिक्यूल परफॉर्म परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर, मीन्स there is no energy loss, there is no kinetic energy loss। There is no kinetic energy loss during collision। We can say that ideal gas molecules we can say that ideal gas molecules exert a force on the container, on the wall of container। Ideal gas molecules exert a force on the wall of container, and since
force, and since force per unit area exert a pressure, force per unit area exert a pressure, so we conclude that ideal gas molecules are capable of exerting pressure on the wall of container. Hence, ideal gas molecules behave as perfect spheres.